हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो क्या है कि मैथ तो मैं पढ़ा रहा था, साइंस के लिए मुझे कोई टीचर मिला नहीं। मैंने कोशिश बहुत की, पर आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपका हितेश भैया लेकर आ गया है साइंस की भी क्लास। देखो साइंस में मैं आपको, अब समय इतना बच नहीं रहा तो मैं चैप्टरों से रिलेटेड कुछ नहीं बताऊंगा। अब डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन, देखो ऑप्शनल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उनसे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको भी कराऊंगा। देखो क्या होता है कि इस टाइम आकर हमें है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी अपने आपके नंबर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि चांदी के ऊपर, वातावरण में रखने पर चांदी के ऊपर जो काली परत आ जाती है वह प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन क्या क्या है, अपचयन, संचारण, विकृत और द्विविस्थापन। देखो क्या है कि चांदी के ऊपर जो काली परत आती है वो आती है किसके कारण, संचारण के कारण। क्या कारण आती है, संचारण के कारण आती है। और एक क्वेश्चन और बनने की संभावना रहती है, और वो क्वेश्चन क्या है कि वातावरण में लोहे के ऊपर जंग लगना। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि वातावरण में लोहे पर जंग लगती है वह प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन देता हूं, अपचयन, उपचयन और कौन सी, एक विस्थापन और प्रतिविस्थापन, है ना। ये चार मैं आपको ऑप्शन देता हूं और आपको कमेंट करना है कि लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। देखो रासायनिक के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपने देखे होंगे, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन, और कौन कौन से होते हैं, ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, इस प्रकार के आपने इसके प्रकार देखे होंगे। अब देखो इसमें, देखो ये क्या है, विस्थापन, ये भी प्रकार है, संयोजन ये भी प्रकार है किसका, रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो बचा कौन, हीट एंड ट्रायल विधि। ये है जो किसकी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। देखो अब इससे रिलेटेड हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक समीकरण दे दी, उस समीकरण में हमें पूछ रहा है कि Fe का गुणांक क्या होगा। सबसे पहले हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। आपको संतुलित करना आता होगा। देखो इधर Fe कितने हैं, 3, उधर 3 करने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे, 3। ठीक है, पूरी समीकरण को पहले संतुष्ट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन का आंसर। देखो इससे ही हो गया होगा कि Fe का गुणांक क्या है, 3, पर हमें पूरी समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए। देखो अगला क्या है, Fe हो गया, H2, देखो इधर भी H2, इधर भी H2, ये तो हो गया संतुलित। देखो इधर क्या है, ऑक्सीजन की कितनी है, 4, इधर कितनी है ऑक्सीजन की, 1। अब देखो इधर संतुष्ट करने के लिए अब मैं क्या करूं, ये 4, इधर 1 को 4 बनाने के लिए मैं 4 से इंटू कर दूं। 4 से इंटू करने के बाद में ऑक्सीजन तो 4 हो गया, पर ये देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो इधर कुछ करना पड़ेगा। देखो इधर 8 हो गया तो मतलब इधर भी 4 लगा दो। अब हो गई संतुष्ट, हो गए ना संतुष्ट। तो इस प्रकार से हमें समीकरण संतुष्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो संतुष्ट करने पे तो एक क्वेश्चन पूछता है, क्या तो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा या फिर एक नंबर में पूछ लेता है कई बार कि भाई समीकरण को संतुष्ट करने की विधि बताइए, विधि का नाम बताइए और इस समीकरण को संतुष्ट कीजिए। इस प्रकार से भी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो आज हम आ गए हैं अगले क्वेश्चनों पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न यानी कि नींबू रस की पीएच होती है। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन कर लिया हमने पहले, अब आगे 1 लाइनर क्वेश्चनों में। देखो नींबू रस, देखो मैंने सारे क्वेश्चन पीएच स्केल पर ही लिए हैं, क्योंकि पीएच स्केल से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता है।
पीएच स्केल से। पीएच स्केल ऐसा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा मान लो पेपर लीक टॉपिक, पेपर लीक टॉपिक, क्योंकि पीएच स्केल से तो पूछे ही पूछेगा। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो पहला क्या था, नींबू के रस की पीएच स्केल यानी पीएच मान होता है। सबसे पहले मैं आपको पीएच स्केल बनाकर बता दूं, इस प्रकार से आपकी पीएच स्केल रहती है ना। बीचों बीच क्या रहता है, उदासीन, बीचों बीच क्या रहता है, उदासीन। बढ़ने पर क्या हो जाता है, क्षार, और इधर क्या हो जाता है, अम्ल। यहां 0 से स्टार्ट होती है 7 और यहां 14 तक जाती है। ठीक है, जो अम्लीय जो भी जितने भी अम्लीय होते हैं वो 7 से कम आएंगे, और जो क्षार होते हैं वो 7 से ज्यादा आएंगे। और अधिकतम क्षार कितने पे होती है, 7 पर, वो 14 पर। और जो ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, अम्लता होती है, वो 0 पे होती है। अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक अम्लता वाला पदार्थ का पीएच मान क्या होगा, तो अधिकतम 0। जिस भी पदार्थ की पीएच यानी कि अम्लता ज्यादा है उसका पीएच मान कितना होगा, 0 होगा। और जबकि हम जानते हैं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2। अब देखते हैं रक्त का पीएच का मान। देखो रक्त है ना, थोड़ा सा उदासीन से कम होता है, यानी कि अम्लता, हल्की सी अम्लता होती है, तो ये 7.4 होता है किसका, रक्त का। अब देखो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि उदासीन विलयन, और उदासीन विलयन कितने पे है पीएच स्केल में, 7, यानी कि 7.0। या तो 7 लिख दो या फिर 7.0 लिख दो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आता है कि मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच परास के मध्य कार्य करता है, किस पीएच परास के मध्य कार्य करता है। देखो हमारा शरीर जो है वो 7 यानी कि 7 से 7.8 यानी कि 7.0 से 7.8 यानी इस परास के मध्य हमारा शरीर कार्य करता है। क्योंकि जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, है ना, खाते हैं तो उसको पचाने का कार्य अम्ल व क्षारों के रूप में ही किया जाता है ना। तो उनको पचाने के लिए अम्ल क्षारों की, तो इसलिए हमारा शरीर का भी क्या होता है 7 से 7.8 के बीच में ही रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर की अम्लता ज्यादा हो जाती है, जब पीलिया हो जाता है ना, कई बार दस्त हो जाते हैं। देखो हंसने की बात नहीं, दस्त हो जाते हैं, हंसने की बात नहीं है, साइंस के स्टूडेंट हो, है ना। देखो मेन चीज क्या होता है कि अम्लता बढ़ती है घटती है ना जब हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। ये कारण है कि हमारा शरीर का जो पीएच मान है उस उदासीन से हल्का सा क्षारीय या हल्का सा अम्लीय हो सकता है, पर यह नहीं कि सर्वाधिक क्षारीय या सर्वाधिक अम्लता रहती है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कितना होएगा 7.0 से 7.8, ये होता है पीएच स्केल का महत्व। तो पीएच स्केल इतना महत्व रखता है, एक टॉपिक इतना वेटेज रखता है, बहुत ही शानदार। और इस टॉपिक को शानदार तरीके से तैयारी करके जाना, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछेगा, चाहे इनको रट के चला जाना, इनको ऐसे समझ लो पेपर लीक क्वेश्चन है। ये कैसे हैं, पेपर लीक क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सबसे अधिक तन्य धातु है, तन्य मतलब कमजोर यानी कि हल्की, जिस तन्यता का मतलब क्या होता है कि जो ठोकने पर ठुक जाए या फिर चादर के रूप में फंस जाए, है ना। देखो चांदी, सोना, लोहा, तांबा। देखो लोहा है ना वो सबसे कठोर धातु है, जबकि सोना बिल्कुल क्या है, नरम धातु है। आप जब दुकान से सोना खरीद कर लाते हो ना तो प्योर सोना नहीं होता है, उसके अंदर कुछ हद तक तांबा, कुछ हद तक चांदी या मिलाया जाता है, कांसा मिलाया जाता है, जिससे कि वह वस्तु ठोस हो जाए। प्योर सोना नहीं मिलता है। कभी आप सोचो कि दुकानदार से सोना लाया है वो प्योर सोना है, प्योर सोना नहीं होता है ना। वो क्या होता है, उसमें मिलावटी होता है। प्योर सोना बिल्कुल मुलायम होता है। कई बार क्या करते हैं कि जैसे सोना हल्का सा नीले कलर या हल्का सा काले रंग का होने लगता है तो हम सुनार के पास जाकर उसको क्या साफ करवा के लाते हैं। तो देखो साफ करने में भी खुद का फायदा देखता
जब सोनार सोने को साफ करता है तो वो उसको ब्रश से साफ करता है, तो ब्रश से साफ करता है तो काफी हद तक आपका सोना रख लेता है। आप उसको रुपया देकर साफ भी करवाते हैं, उल्टा सोना और देख कर आते हैं। ये होता है सोनार, ये होता है बनी हुआ बुद्धि। देखो अब इसका आंसर क्या है, सोना सबसे क्या है, मुलायम धातु। उसके बाद में आता है कि किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता, किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या जिंक। देखो ये 3 वर्ड यानी कि 3 धातु ऐसी हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन सी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए, ऐसी 3 धातुओं का नाम बताइए, 1 नंबर में पूछ लेता है। ये ध्यान में रखना कि ऐसी धातुओं का नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। वो कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर चाहे वो ऑप्शनल में पूछे चाहे वन लाइनर में पूछे, आप आंसर दे सके। तो इससे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि चाकू से काटी जाने वाली कौन कौन सी धातुएं हैं, पोटेशियम, लिथियम और कौन सी है, सोडियम। ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, और एक धातु कौन सी है, जिंक, जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता। तो यही हो गया इसका आंसर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चाकू से नहीं काटा जा सकता, किसको नहीं काटा जा सकता, जिंक को नहीं काटा जा सकता। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है। देखो टेस्टोस्टेरोन ये किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। यानी कि ये किस में जब पाया जाता है, नर में पाया जाता है, जबकि मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। हंसने की बात नहीं है, आप हंस रहे हो, हंसने की बात नहीं है ये। देखो इससे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, दूसरा मादा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है ना। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नर व मादा में कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो केवल बस नर में पाया जाता है और मादा में, क्योंकि कुछ हद तक नर व मादा में भी कुछ हार्मोन सेम होते हैं, पर कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो सिर्फ मादा में पाए जाते हैं, सिर्फ नर में ही पाए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, सिर्फ नर में पाया जाता है, और ये एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, मादा में, है ना। ये नर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा में कौन सा पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है। देखो साइंस की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मैं कुछ चीजें बता दूं कि मैथ और साइंस मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं ला ही रहा हूं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैंने हर क्वेश्चन को है ना डीपली तरह से आपको समझाया है। हर क्वेश्चन से मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि भाई क्वेश्चन इसी प्रकार से भी नहीं, अलग अलग प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमको चारों तरफ से प्रिपेयर रहना है कि इस तरफ से पूछ ले, चाहे ऑप्शनल पूछ ले, चाहे वन लाइनर पूछ ले, हमें सभी तरह से तैयार रहना है ना। तो हमने आज साइंस के 10 क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए, कुछ मैंने ऑप्शनल कराए और कुछ मैंने रिक्तान, कुछ वन लाइनर, यानी 10 के अंदर मैंने 2 या 3 चैप्टर को लिया है मैंने, क्योंकि अब और भी नेक्स्ट क्लास के अंदर में और चैप्टरों से रिलेटेड वन लाइनर और ऑप्शनल क्वेश्चन। क्या होता है कि जैसे बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आराम से आप याद कर लेते हो, उनमें इतनी दिक्कतें नहीं आती। पर जब हम देखते हैं कि ऑप्शनल वह खालिस्तान, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर इनमें ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं कि किस प्रकार हमें इनका आंसर देना है। हम यहाँ आकर देखो टेस्टोस्टेरोन, देखो ऐसे लग रहे हैं कि नर मादा में पाए जाते हैं, पर देखो मादा में कई बार क्या है, टेस्टोस्टेरोन के टिक लगा देते हैं। ये कुछ महानुभाव होते हैं, कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो मादा में टेस्टोस्टेरोन के टिक लगा देते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और प्रिपरेशन शानदार तरीके से करनी है। देखो एग्जाम भी पास आते जा रहे हैं, और शादी ब्याह भी पास आते जा रहे हैं, तो शादी ब्याह में कम जाना, देखो जाना सभी में, देखो रिश्तेदारी होती है उसमें घूमना चाहिए, इससे हमारे समाज के बारे में पता चलता है, हमारा एक अलग विकास होता है। पर
एग्जाम भी आ रहे हैं तो एग्जाम की तरफ भी ध्यान रखना है। जाओ जिमो, सबके सामने फिरो और वापस आकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। ये होती है प्रिपरेशन। क्या है कि जैसे हमारे ये 10th 9th 10th 11th 12th ये हमारा बेस होता है। जैसे हम इन क्लास यानी कि स्कूली लाइफ से हम जैसे बाहर निकलते हैं, हमें पता पड़ता है कि वो भी क्या दिन थे, है ना। स्कूल लाइफ भी कितनी अच्छी होया करती थी, है ना। ये होता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।